चिंकू सड़क पर फोन पर बात किए हुए जा रहा था कि तभी पीछे से एक बाइक पर दो जानवर आते हैं और चिंकू का फोन छीन कर ले जाते हैं। चिंकू उनका पीछा करता है पर उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए वो भाग गए। हे भगवान, वो चोर तो मेरा फोन ले गए, अब मैं क्या करूं? तभी चिंकू को चंपक के बारे में याद आता है जो एक डिटेक्टिव है और वो फोन बूथ में जाकर चंपक को फोन लगाता है और थोड़ी ही देर में चंपक डिटेक्टिव वहाँ पहुँच जाता है। चिंकू चंपक को सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो चिंकू, मैं तुम्हारा फोन जरूर ढूंढ कर दूंगा, पर वो किस तरफ गए हैं? चिंकू ने इशारा कर कर उसे बताया। चिंकू, वो शहर से भाग गए हैं। चंपक थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ एक टूटी हुई सिम पड़ी हुई है। अरे, ये तो मेरा सिम कार्ड है, लगता है उन चोरों ने मेरा फोन छीनकर ये सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया। इसका मतलब उन चोरों ने तुम्हारा फोन छीनकर ये सिम कार्ड निकाल दिया और उसे तोड़ दिया। आगे भाग गए हैं वो दोनों। चंपक चिंकू से बात कर रहा था कि तभी चंपक की नजर सामने एक बाइक शोरूम पर गई जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। चंपक तुरंत उस शोरूम के अंदर गया और शोरूम की मैनेजर मिट्ठू से बोला, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। यहाँ से अभी दो चोर चोरी करके दूसरी शहर की तरफ गए हैं। माफ कीजिए सर, लेकिन हमारे सीसीटीवी कैमरे अभी खराब पड़े हुए हैं। बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं आप। सॉरी सर, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं अगर वैसा ही हुआ है तो यहाँ से थोड़ी आगे जाके हमारी एक और ब्रांच है, आप वहाँ पता कर सकते हैं, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो गई होगी। चंपक एक भी सेकंड न गवाते हुए उनकी दूसरी ब्रांच पहुँचता है और वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। तभी उसे रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसके होश उड़ा देता है। वो देखता है कि एक जगह दो बाइक वाले खड़े हुए हैं, उनमें से एक बाइक वाला अपने बाइक की नंबर प्लेट बदल रहा है। अच्छा, तो ये बाइक सवार नंबर प्लेट बदल कर इस चोरी को अंजाम देते हैं ताकि इन्हें कोई पकड़ न सके। तभी चंपक का फोन बजता है। बाईपास चौराहे के पास एक ऐसी ही घटना हुई है जिसमें एक चिड़िया का फोन लेकर दो बाइक सवार जानवर भाग गए हैं। चंपक तुरंत उस चिड़िया के पास पहुंचता है और उससे सारी बात पूछता है। मैं सड़क पर फोन पर बात करते हुई जा रही थी कि तभी पीछे से दो बाइक सवार आए और मेरा फोन छीनकर उस तरफ भाग गए, मुझे मेरा फोन दिला दो। चंपक ने चिड़िया के इशारे का पीछा किया तो पाया कि ये और पहला वाला रास्ता दोनों ही शहर के बॉर्डर पर हैं। इसका मतलब ये चोर शहर के बॉर्डर पर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। तभी चंपक ने देखा कि सामने एक घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चंपक ने वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो पता चला कि अभी वाले चोर और चिंकू वाले चोर सेम ही हैं। पर चंपक को ऐसा क्यों लगा, सोचिए। अभी वाले चोर और चिंकू वाले चोरों ने सेम ही कपड़े पहने हुए हैं, पर मैं इन्हें कैसे पकड़ूं? इनकी बाइक पर तो कोई नंबर भी नहीं है। चंपक ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने फोन पर देखा कि शहर के एक और बॉर्डर पर ऐसी ही चोरी हो गई है। चंपक को अब कुछ समझ आने लगा। बॉर्डर तक शहर से 4 रास्ते जाते हैं, 3 रास्तों पर ये चोर चोरी कर चुके हैं। अब बचा शहनाई बॉर्डर, अगला निशाना वही हो सकता है। ऐसा सोचकर चंपक शहनाई बॉर्डर पहुंच जाता है। चंपक एक फोन में एक लोकेशन ट्रेस करने वाली चिप लगा देता है और उस फोन पर बात करके पैदल चलने लगता है। तभी उसके पीछे से एक बाइक पर दो जानवर आते हैं और उसका फोन छीनकर भाग जाते हैं। चंपक भी अपनी बाइक से उनका पीछा करता है और वो दोनों बॉर्डर पार करके दूसरे शहर में पहुंचकर गायब हो जाते हैं। पर चंपक अपना दूसरा फोन निकालता है और उनकी लोकेशन ट्रैक करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों चोर कहाँ छिपे हुए हैं। चंपक उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। इस तरह डिटेक्टिव चंपक ने ये केस सॉल्व कर दिया और कमाल कर दिया। आचार्य जयसूर्य के आश्रम में एक बकरी का बच्चा आता है। उस आश्रम में आचार्य के साथ उनके शिष्य भी रहते थे। आचार्य जी उन्हें जीवन की बातें बताते थे जिससे उनके जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी अच्छा बन जाता था। एक दिन आचार्य जी उस बकरी के बच्चे को देखते हैं जो भूल से आ गया था। आचार्य जी ने दूर तक देखा था मगर कोई भी बकरी पास में नजर नहीं आती। आचार्य जयसूर्या समझ जाते हैं कि यह बकरी का बच्चा बकरी से अलग हो गया है, इसलिए वह उसका ध्यान रखते हैं, उसे खाने को घास देते हैं। उन्हें पता है कि इसे तकलीफ हो सकती है, इसलिए वह उसका पूरा ध्यान रखते हैं। उसे खाने की कोई भी समस्या नहीं होती है। अगले दिन आचार्य जी अपने ध्यान में बैठे हैं क्योंकि वह रोज ध्यान लगाते थे, मगर कुछ समय बाद ही वह बकरी का बच्चा उनके पास आ जाता है जिससे आचार्य जी का ध्यान भंग हो जाता है। तो आचार्य अपने एक शिष्य को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, यह बकरी का बच्चा मेरे पास आ रहा है,
तुम इसे बांध दो, क्योंकि यह बार बार मुझे परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ध्यान करने नहीं हो पा रहा है। उसके बाद वह शिष्य बकरी के बच्चे को बांध देता है। फिर आचार्य जी ध्यान में लग जाते हैं। ऐसा बार बार होता है, क्योंकि आचार्य जी जब भी ध्यान के लिए बैठ जाते हैं तो उस बकरी को बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद आचार्य जी पर्यटन के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद उनका एक शिष्य उनके स्थान पर बैठ जाता है। जैसे कि उन्हें भी पता है, जब भी आचार्य जी ध्यान में बैठ जाते हैं तो बकरी को बांध दिया जाता है। वह भी ऐसा ही करते हैं। उनके साथ यह आगे तक चल रहा था। एक दिन बकरी मर जाती है, मगर उस दिन आचार्य का वह शिष्य ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि यह नहीं हो सकता है। जब तक किसी से बकरी नहीं लाई जाएगी तब तक ध्यान कैसे लग सकता है, यह उसका सोच था। तो आचार्य के शिष्य दो अपने साथियों को गांव में भेजता है, क्योंकि बकरी को बांधे बिना यह ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वह दोनों शिष्यों को बकरी मिल जाती है। उसके बाद बकरी को बांध दिया जाता है। उसके बाद ही आचार्य का वह शिष्य अपना ध्यान लगाने में सक्षम हो जाता है। यह परंपरा बहुत समय से चली आ रही थी। जब तक बकरी नहीं बांधी जाएगी आचार्य का शिष्य नहीं बैठ पाता। एक दिन उस आश्रम में दो यात्री आते हैं। उनको बहुत भूख लगी हुई होती है। वह आश्रम को देखते हुए आश्रम के अंदर आते हैं। बहुत दूर से चले आए हुए उन दोनों यात्रियों को भोजन कराया जाता है। कुछ समय बाद एक शिष्य की आवाज आती है, साधु जी, ध्यान लगाने वाले बकरे को बांध दिया जाए। यह बात दोनों यात्री सुनते हैं, मगर सोचते हैं कि ध्यान लगाने से बकरी का क्या वास्ता। उन्हें यह चीज बहुत अजीब लगती है। वह एक शिष्य को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बकरी को क्यों बांधा गया है? जब भी साधु जी ध्यान लगाते हैं तब ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि जब तक बकरी को बांध नहीं जाएगा तब तक साधु जी ध्यान नहीं लगाते हैं। यह सुनकर दोनों यात्री सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। ये परंपरा है। वो दोनों यात्री इस परंपरा की प्रथा को देखते हंसते हुए निकल जाते हैं। तो एक दिन आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के बाद वापस आते हैं। तब भी आश्रम में यह प्रथा जारी था। आचार्य जयसूर्या इस प्रथा को देखते हुए अपने शिष्यों की मूर्खता पर दुखित हो जाते हैं और सब शिष्यों को इकट्ठा करके ऐसी कोई प्रथा न होने की समझ देते हैं। अपनी नासमझी पे शिष्य बहुत शर्मिंदा होते हैं और गुरुजी से माफी मांगते हैं और गुरु की मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जबलपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। पीलू के पिता टिल्लू का आम का एक बगीचा था। वो अपने आम नदी किनारे बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन गर्मी के मौसम में टिल्लू अपने खेत में काम कर रहे थे। उसी समय उनको तेज गर्मी के कारण चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। बहुत देर तक जब वो घर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी बबली उन्हें देखने के लिए खेत पर जाती है। वहाँ वो देखती है कि टिल्लू गिरे पड़े हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है और कहती है, पीलू के पापा उठिए, क्या हो गया आपको? वो डर के कारण जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, कोई आओ, बचाओ इन्हें, ये बेहोश हो गए हैं, कोई है, कोई है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के वहाँ पर जमा हो जाते हैं। हरिया काका कहते हैं, अरे चलो टिल्लू को तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं, वो लगता है गर्मी के कारण बेहोश हो गया है। सभी पक्षी टिल्लू चिड़े को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। टिल्लू चिड़े की तबीयत सच में बहुत खराब हो गई थी। अब खेत की रखवाली, खेत की देखरेख उसकी पत्नी किया करती थी और पीलू चिड़िया उन आम को बेचने के लिए नदी के किनारे जाया करती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम, ऐसे आवाज लगाकर वो अपने आम बेच रही थी। तभी वहाँ पर कालू आता है। तू ये आम कितने में दे रही है? जरा ये आम मुझे भी तो देना, ये बहुत ही सस्ते हैं, बस आपको इनके लिए 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, मेरे पास मूंगफलियाँ हैं, तू मुझसे मूंगफलियाँ ले ले और मुझे आम दे दे। कालू कौआ मूंगफलियाँ देकर आम ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह पीलू रोज आम बेचा करती थी और अपने ग्राहकों से बहुत ही मीठी मीठी बातें किया करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो गर्मी में आम बेच रही होती है तो उसे बहुत जोर की प्यास लग जाती है। वो अपने पास वाले दुकानदार जिगर को कहती है, जिगर भैया आप मेरे आम को थोड़ी देर देखिएगा, मैं अभी पानी पी कर आई। ठीक है, तू जल्दी आना, लेकिन मुझे भी तो अपने आम बेचने हैं। और पीलू वहाँ से पानी पीने के लिए चली जाती है। जिगर बाज सोचता है, क्यों
ना मैं इसके अच्छे आम चुरा लूं और अपने सड़े हुए आम इसके यहाँ रख दूं। ऐसा सोचकर वो चालाक बाज अपने सड़े आम पीलू की दुकान में रख देता है और पीलू के अच्छे आम दुकान में ले आता है। पीलू वापस आकर अपने आम बेचने लगती है। जब पीलू के यहाँ ग्राहक आते हैं और आम खाते हैं तो उसके आम खाकर थूकने लगते हैं। अरे पीलू, ये कितने सड़े हुए आम हैं, ला मेरे पैसे वापस कर। पीलू अपने आमों को देखती है तो वो सच में खराब थे, सड़े हुए थे। वो जिगर बाज से कहती है, जिगर भैया, जब मैं पानी पीने गई थी तब तक तो ये आम सब अच्छे थे, तो ये सब इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? अरे मुझे क्या पता, आगे से मैं तेरे आम को नहीं देखूंगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर जिगर किसी न किसी तरह चालाकी से पीलू के अच्छे आम अपने खराब आमों से बदल देता था। कई बार ऐसा होने पर पीलू सोचती है, मैं खेत से अच्छे पके हुए आम लाती हूँ, जरूर ये जिगर मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन पीलू जिगर को रंगे हाथों पकड़ने की सोचती है। एक बार वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगर पर नजर रखती है। जैसे ही जिगरबाज पीलू के नहीं होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पीलू वहाँ पर तुरंत आ जाती है और उसे रंगे हाथों खराब आम बदलते हुए पकड़ लेती है। जिगर, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आप पर भरोसा करी, आपका मैंने क्या बिगाड़ी हूँ? डराने धमकाने लगता है। ए पिद्दी चिड़िया, चुप हो जा, वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर तू सड़े आम बेचने के लायक भी नहीं रहेगी। जब पीलू को ऐसी धमकी देता है तो वहाँ खड़े आसपास के वहाँ पर आ जाते हैं और पीलू को बचाने के लिए पिटाई कर देते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज उस जंगल को छोड़कर ही भाग जाता है। अब पीलू चिड़िया ही पूरे जंगल में आम बेचने वाली रह जाती है। इस तरह से पीलू चिड़िया बहुत मुनाफा कमाती है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।